Hello students, I hope you all are well. I will teach you statics by जीवनसन publication. स्टैटिक्स में जो सबसे पहले टॉपिक है वो है प्रीलिमिनरीज. प्रीलिमिनरीज इज़ अ रिव्यू चैप्टर जो हमें इस बुक के बारे में बताएगा. इस बुक में जो सबसे पहले हम जानेंगे दैट इज़ अबाउट मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज़ द साइंस which deals with the state of motion or rest of bodies. मैकेनिक्स किससे डील करता है? जो बॉडीज़ मोशन में हैं या रेस्ट पे हैं. मतलब जैसे हमारे पास कार है, बस है, ट्रेन है, ये मोशन में है. मोशन का मतलब चलता हुआ, मूव करता हुआ. रेस्ट वाली बॉडी कौन सी है? हम एक टेबल को देखते हैं, वो रेस्ट में है. टेबल के ऊपर बुक रखी है, वो रेस्ट में है. तो इन चीज़ों से जो स्टडी करते हैं हम, दैट इज़ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स की फर्दर दो ब्रांचेस होती हैं, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स. तो स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन सॉलिड बॉडी इन इक्विलिब्रियम. मैकेनिक्स ये जो ब्रांच स्टैटिक्स है, ये उस बॉडी से डील करती है जो बॉडी एक्शन ऑफ फोर्सेस पे भी इक्विलिब्रियम में है. मींस जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, जो रेस्ट पे है. उन बॉडीज से जो डील करता है दैट इज़ स्टैटिक्स. एंड डायनामिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज़ इन मोशन. तो हमने इसकी दो काइंड्स देखी थी, रेस्ट एंड मोशन. तो जो मोशन से डील करता है वो डायनामिक्स. डायनामिक्स आप पढ़ोगे 6th सैम में, और इस सैम में हम जो पढ़ेंगे वो है स्टैटिक्स. तो इसको स्टार्ट करते हुए हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं दैट आर रिलेटेड टू स्टैटिक्स, जिसमें सबसे पहले है पार्टिकल. अ पार्टिकल इज़ अ पोर्शन ऑफ मैटर. पार्टिकल एक मैटर का पोर्शन है विच इज़ इनडेफिनेटली स्मॉल, जो बहुत छोटा होता है, जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना थिकनेस होती है. तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना माइन्यूट है कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस कुछ भी नहीं है. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मैथमेटिकल पॉइंट बनाते हैं, बिकॉज उससे छोटा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हम पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल पॉइंट की हेल्प लेते हैं. सो ये पार्टिकल है. इसके बाद हमारे पास आता है रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी इज़ अ बॉडी. किसी भी बॉडी को हम रिजिड तब कहते हैं अगर उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, नहीं बदलता, चाहे हम उस पर कितना भी फोर्स लगा दें. जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा सोचो कि हमने बहुत सारा फोर्स लगाया और फिर भी जो ये बॉडी है, आपको स्क्रीन पे बॉडी दिख रही है, इस बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा हम कितना भी फोर्स लगा दें. वैसे एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, मतलब किसी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम फोर्स की होती है, किसी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा फोर्स की होती है, तो एक लिमिट के बाद हर बॉडी डिफॉर्मेशन शो करती है, चेंजेस शो करती है. लेकिन रिजिड बॉडी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि देयर विल बी नो चेंज इन द शेप और साइज़, चाहे कितना ही फोर्स लगा दिया जाए. सो दिस इज़ ओनली अ इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट. और ऐसे ही जैसे अब हमने एक बॉडी देखी है, इसके ऊपर हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, इसका डिस्टेंस हमेशा एक जैसा रहना चाहिए. मतलब फोर्स लगने के बाद भी इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो इसके बारे में क्या कह रखा है? नो परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट इन नेचर. जैसे आपको डेफिनेशन से ही पता लगा कि इस तरह की कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती. बॉडीज डू चेंज देयर शेप एंड साइज अंडर द स्ट्रेस ऑफ फोर्स. जितना भी फोर्स होगा उसके स्ट्रेस में बॉडी अपनी शेप और साइज़ को चेंज करती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी.
तो जो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ओनली अ मैथमेटिकल मॉडल विच इज़ अप्रोप्रिएट विद द चेंज इन साइज एंड शेप। तो ये खाली उसी के लिए अप्रोप्रिएट है जब हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, उसके लिए रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, क्योंकि हम इसके अंदर चेंज इन साइज़ और शेप अगर थोड़ा सा है, नेग्लिजिबल है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। देन वी हैव मास। मास क्या है? मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। मास है कि किसी बॉडी में कितना मैटर है, दैट इज़ कॉल्ड मास। तो मास की यूनिट्स भी हैं। मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, या फिर अगर हम दूसरा सिस्टम लेते हैं फुट पाउंड वाला, तो हम उसको पाउंड में मेजर करते हैं। नाउ वी हैव फोर्स। अ फोर्स इज़ एन एक्शन। फोर्स क्या है? जो अगर किसी बॉडी पे लगता है तो वो या तो उस बॉडी की एक्टिंग ऑन अ बॉडी जब लगता है चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, या तो वो उस बॉडी की स्टेट, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या मोशन हो, या तो वो उसको बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। दैट इज़ कॉल्ड अ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बॉल इज़ मूविंग, अगर कोई बॉल को हमने थ्रो किया एंड दैट बॉल इज़ मूविंग, तो उसको रोकने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट। अगर कोई बॉल रेस्ट पे है, उसको मूव कराने के लिए हम फोर्स लगाएंगे, सो अगेन देयर इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट। तो ये दोनों ही काम किसकी हेल्प से हुए? फोर्स की हेल्प से। तो इसको हम कहते हैं फोर्स। अब आपके पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ वेट। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स विच इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द, जिससे बॉडी जो है विद विच, जिससे बॉडी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो है इसको हम बोलते हैं वेट। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, क्योंकि आप लोगों ने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा। तो जो ग्रेविटी है वो क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ। जब भी हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं ऊपर, तो वो हमेशा नीचे आती है। अगर किसी ट्री से कोई फ्रूट टूटता है, कोई पत्ता गिरता है, या कोई एप्पल का एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, अगर अपने आप से टूटता है तो वो हमेशा नीचे ही आता है। वाई? दिस इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस चीज़ से हम बोलते हैं वेट, किसी भी बॉडी का वेट। और वेट मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? W इज़ इक्वल टू mg। W इज़ इक्वल टू mg का मतलब m इज़ द मास एंड g इज़ द ग्रेविटी। तो W क्या है? W इज़ द वेट ऑफ द बॉडी एंड दैट इज़ इक्वल टू mg। देन वी हैव इक्विलिब्रियम। व्हेन टू और मोर फोर्सेस, जब दो या दो से ज़्यादा फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं इस तरह से दैट बॉडी कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दे आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो जब दो फोर्सेस या दो से ज़्यादा फोर्स बॉडी पे इस तरह से लग रहे हैं कि बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव ही करे जा रही है, और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही है, मीन्स वो फोर्सेस ऐसे हैं कि उनका कोई इफ़ेक्ट बॉडी पे नहीं आ रहा। यूजुअली ऐसे फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तभी वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और बॉडी पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसके बाद आपके पास है वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइड्स। जितना स्पेस, जितनी जगह कोई बॉडी ने ले रखी है उसको बोलते हैं उसका वॉल्यूम। सो व्हाट इज़ वॉल्यूम? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी। देन यू हैव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द मास। तो डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास हमारे पास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम m से। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो ये जो हमारे पास है दिस इज़ कॉल्ड डेंसिटी। देन वी हैव द यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स, अब हमारे पास तीन सिस्टम हमने अभी अभी देखे थे, दैट इज़ अबाउट MKS,
मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसको हम स्टैंडर्ड सिस्टम बोलते हैं और इसके अंदर जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ यूनिट्स हैं, दैट इज़ किलोग्राम वेट। इसके बाद हमारे पास है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसके अंदर जो यूनिट्स हैं दैट इज़ ग्राम वेट। और FPS सिस्टम हमारे पास है, FPS में हम इसको पाउंड में मेजर करते हैं। सो इट इज़ LBS weight, that is pound weight. Now we have absolute unit of force. Absolute unit of force is the force which produce, मतलब आप मास को भी 1 किलोग्राम कर दो, यूनिट मास कर दो, जितना भी ले रहे हो, जो भी सिस्टम ले रहे हो, और एक्सेलरेशन को भी अगर हम 1 कर देते हैं देन दैट इज़ अ एब्सोल्यूट यूनिट। और SI सिस्टम में जो एब्सोल्यूट यूनिट है दैट इज़ न्यूटन, और CGS सिस्टम में जो एब्सोल्यूट यूनिट है दैट इज़ अ डाइन। नाउ इसके बाद हमारे पास है ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज़ दैट मच फोर्स विच इज़, किस लिए होता है, विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इक्वल टू g। बिकॉज अगर अब ये ग्रेविटेशनल है तो इसमें ग्रेविटी आएगा, तो ये कितना एक्सेलरेशन लेगा, दैट इज़ इक्वल टू g इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। जिस बॉडी में यूनिट मास, either you are taking whatever system 1 gram 1 kilogram, but it should be a unit mass where g is the acceleration due to gravity. And then we have the standard values, that is 1 gram weight is equal to 981 dynes, इस तरह से हम लेते हैं। और इसके बाद SI सिस्टम है 1 किलोग्राम weight is equal to 9.8 न्यूटन्स। Then we have representation of a force by a straight line. जब भी हम किसी फोर्स को स्ट्रेट लाइन से represent करते हैं, when a force acts on a body, the following things are necessary to specify it completely. सबसे पहले हमें उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि हमने कितना फोर्स लगाया है, either it is 9 न्यूटन्स 10 न्यूटन्स, जितना भी है उसकी डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए, एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पे लगाया गया है। सिंस अ स्ट्रेट लाइन हैज़ बोथ, अब अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं तो स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एरो है, इस एरो से आपको इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई हो रही है। देयरफॉर जो फोर्स है वो कन्वीनियंटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्ट्रेट लाइन से, विच इज़ इक्वल इन लेंथ टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हम इसकी लाइन की लेंथ उतनी ले लेंगे जितना हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। तो इस तरह से हम किसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन। और आप ये देख रहे हैं जैसे दिस लाइन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स P एंड Q, और जो डायरेक्शन है वो हमने दिखाई P से Q की तरफ, तो इसीलिए हमने PQ लिखा। रिप्रेजेंट्स द लाइन ऑफ एक्शन, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, P टू Q। अगर हम इससे रिवर्स लेंगे तो रिवर्स फोर्स बनेगा QP, that gives the opposite direction from Q to P. Then we have equilibrium of two forces. आप दो फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में कब बोलोगे। नंबर 1, व्हेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सबसे पहले उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, वो एक ही लाइन पे एक्ट करने चाहिए, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी इसी फिगर में हमने देखा कि अगर हमारे पास P टू Q फोर्स है और इसका मैग्नीट्यूड हमने F ले रखा है बाय चांस मान लो, तो अगर हम इससे ऑपोजिट डायरेक्शन ले लें Q टू P, तो जो दो फोर्सेस बनेंगे, वन फोर्स एक्टिंग अलोंग P टू Q एंड द अदर फोर्स एक्टिंग अलोंग Q टू P, they have the same magnitude, they have same line of action, but they are acting in opposite direction. इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक P टू Q है और दूसरा Q टू P, तो हम इन फोर्सेस को बोलेंगे that they are in equilibrium. The converse is also true. इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। वो क्या है, इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन अ बॉडी, अगर दो फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, दे मस्ट हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एक्ट अलोंग द सेम लाइन, और उसी लाइन पे होंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पर उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस।
पहला क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये मोमेंटम के लिए है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज रेट ऑफ चेंज। इसके आगे हमारे पास है द सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ सेज, क्या है उसका, ईच फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट इन इट्स ओन डायरेक्शन irrespective of the presence of other force, and this is also known as the principle of independence of forces, कि जितने भी फोर्स हैं वो अपने ही डायरेक्शन में इफेक्ट देते हैं irrespective of the presence of the other forces. Then we have principle of transmissibility of forces. प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस में यही है कि जो फोर्स है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। तो इसकी स्टेटमेंट है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी, अगर कोई फोर्स है वो किसी भी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, मे बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट एनी अदर पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन provided this later point is either one of the point of the body or rigidly connected with the body। तो इसके प्रूफ में हम देखेंगे कि जो हमारे पास फोर्स है दैट इज लेट अ फोर्स F एक्ट एट अ पॉइंट A, जो फोर्स है वो मान लिया हमने किसी पॉइंट A पे है, जैसे ये रहा आपका पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट A। नाउ टेक एनी पॉइंट बी ऑन द लाइन ए एक्स, तो इसके साथ में देखिए आपने एक पॉइंट बी लिया एंड इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ईच इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपने यहाँ पे दो फोर्सेस लिए, एक तो आपने लिया एफ एफ, दीज आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ये फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, एक एफ की डायरेक्शन ए टू बी है और दूसरे एफ की डायरेक्शन बी टू ए है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर है। इसके आगे द फोर्स एफ एक्टिंग एट ए अलॉन्ग ए बी एंड एफ एट बी अलॉन्ग बी ए बीइंग इक्वल, बराबर हैं, एंड अपोजिट एंड अलॉन्ग द सेम लाइन ऑफ एक्शन न्यूट्रलाइज ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ एक फोर्स बचेगा F दैट इज एक्टिंग एट B अलॉन्ग बी एक्स, ये वाला दैट इज एक्टिंग अलॉन्ग बी एक्स। आप ये देखिए ये वाला फोर्स हमारे पास बच गया B से X की तरफ, ओके। देन हैंस द फोर्स F एट A, तो क्या हुआ, जो F फोर्स A पे लग रहा था वो किससे रिप्लेस हो गया, बाय अ फोर्स F एट B ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, उसी पे रिप्लेस हो गया, आगे मूव हो गया। सो फ्रॉम द अबव प्रिंसिपल हमें क्या समझ में आया, इफ़ टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स A एंड B, ये आपको फिगर 3 में दिखाया गया है कि अगर दो फोर्सेस F1 और F2 दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स A एंड B अलॉन्ग द लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट O, कौन सी लाइन्स हैं, देखिए O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, then the point may be taken as the point of application of both the forces F1 and F2, and this is all about the principle of transmissibility of forces. Now we have classification of forces. There are three different types under which a force may be classified. हम किसी फोर्स को क्लासिफाई करने के लिए तीन तरह से उसको कर सकते हैं, जैसे सबसे पहला है एक्शन एंड रिएक्शन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है और हम सभी जानते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल, बराबर और ऑपोजिट रिएक्शन होता ही है। व्हेन टू बॉडीज़ आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे बराबर का फोर्स एक्सर्ट करती हैं। एक्शन का मतलब है द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन द अदर, जो एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे लगाया,
और रिएक्शन का मतलब है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी. दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बिकॉज पहला फोर्स फर्स्ट ने सेकेंड पे लगाया और दूसरा फोर्स सेकेंड ने फर्स्ट पे लगाया. तो वी हैव, दिस इज अबाउट द एक्शन एंड रिएक्शन. द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. किस पर डिपेंड करता है कि जो सरफेसेस हैं वो कैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मास, जब हम किसी बॉडी को किसी टेबल पे रखते हैं तो वो जो मास है वो उस टेबल के ऊपर फोर्स लगाता है, और जो टेबल है वो अपवर्ड फोर्स लगाती है उस मास के ऊपर. मास ने डाउनवर्ड फोर्स लगाया, टेबल ने अपवर्ड फोर्स लगाया. जैसे फिगर में हमने डाउनवर्ड फोर्स को उसके वेट से रिप्रेजेंट कर रखा है m/g, और जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसको रिएक्शन r से कर रखा है. सो बोथ r एंड mg एक्ट अलोंग द सेम नॉर्मल. सीधी लाइन नॉर्मल पे एक्ट कर रहे हैं बट दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. जैसे अब हम अगर किसी दीवार को बहुत ज़ोर से हिट करते हैं, अपने हाथ से पंच मारते हैं, तो आप फील करोगे कि जैसे आपने दीवार पे प्रेशर लगाया आपके हाथ पे भी उतना ही प्रेशर लगा, आपको पेन फील होता है. तो वो पेन किस वजह से है? बिकॉज दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ द वॉल. हमने वॉल पे एक्शन किया था, उसको पंच मारा था और उस वॉल ने हमें वापस रिएक्शन दिया, तो वो एक्शन एंड रिएक्शन है. देन वी हैव अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. अट्रैक्शन और रिपल्शन इज द फोर्स exerted by one body on another without any visible or tangible means. जैसे अब इसका तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैग्नेट्स. आपने मैग्नेट्स देखी होंगी, चुंबक. अगर हम दो मैग्नेट्स को क्लोज लाते हैं तो अगर उनका सेम है पोल्स तो वो रिपेल करती हैं, अगर ऑपोजिट हैं तो वो अट्रैक्ट करती हैं. सो दैट इज़ व्हाट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. तो जो फोर्स है हमारे पास, जैसे अब इसमें हमें दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो वी हैव द फोर्स इज कॉल्ड एन अट्रैक्शन इफ़ द टू बॉडीज अप्रोच और टेंड टू अप्रोच ईच अदर. या तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करती हैं या फिर वो टेंड टू अप्रोच. और अगर वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से दूर जाती हैं, मूव अवे और टेंड टू सेपरेट, तो हम उसको रिपल्शन बोलते हैं. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर and the force between two like magnetic poles are the examples of attraction and repulsion respectively. तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन को समझने के लिए. देन वी हैव टेंशन एंड थ्रस्ट. When a body is pulled by means of a string or rod, अगर हम किसी बॉडी को पुल करते हैं किसी स्ट्रिंग की या रॉड की हेल्प से, तो जो फोर्स एक्सर्ट होता है, सच अ फोर्स अप्लाइड थ्रू अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन. अगर तो हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं फिर जो फोर्स एक्सर्ट हुआ तब तो हम उसको टेंशन बोलते हैं. एंड अगर हम लोग जैसे रॉड को यूज़ करेंगे तो रॉड में जो फोर्स एक्सर्ट होगा देन वी कॉल्ड इज अ थ्रस्ट. The force exerted by a light inextensible string is the same throughout its length. तो जितनी भी उसकी लेंथ है उसके ऊपर जितना भी फोर्स है वो थ्रू आउट एक जैसा होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ वेट W is suspended from one end of a light string and the other end is attached to a spring balance, तो उसके अंदर जो भी है जितना भी वेट एक्सर्ट हो रहा है, इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी है, तो उसके अंदर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वहाँ से हम इसको टेंशन बोलते हैं. लेट A बी द सपोर्ट एंड T टेंशन इन द स्ट्रिंग बी इक्वल टू W. द स्ट्रिंग पुल्स द वेट अपवर्ड. अब स्ट्रिंग पे अगर हमने वेट हैंग किया तो स्ट्रिंग तो उस वेट को ऊपर की तरफ खींचेगा. एंड द सपोर्ट ए डाउनवर्ड्स, और सपोर्ट ए उसको कहाँ पर दे रहा है? डाउनवर्ड. दस द टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द बॉडी अंडर कंसिडरेशन. तो जिस बॉडी पे हम काम कर रहे हैं वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा. सिमिलरली द टेंशन इन अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पेग और पुली इज सेम थ्रू आउट इट्स लेंथ. तो बिकॉज हम उस पुली को स्मूथ कह रहे हैं, सो अगर स्मूथ पुली है या पेग है
तो उसके ऊपर से अगर हमने किसी स्ट्रिंग को क्रॉस कर रखा है, तो अगर हमारे पास जो दोनों उसके एंड्स हैं वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दोनों तरफ ही इक्वल टेंशन होगी, बिकॉज हमने उस पुली को स्मूथ कहा है, और जब सरफेस स्मूथ होता है तो टेंशन थ्रू आउट सेम होती है। देन वी हैव in figure 6, a light string supporting a weight W is passing over a smooth pulley. The force P required to support the weight is equal to W. The tension T in the string is same. ये हम कर चुके हैं बात, तो इसलिए हमने क्या बोला, P is equal to T is equal to W. Weight of the body किसके इक्वल हो गई, टेंशन के इक्वल. सो वी हैव दिस काइंड ऑफ, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, फोर्स P के इक्वल. देन वी हैव, if however the string is knotted at one of the point to other string or weight, the tension in the string will not in general the same. तो अगर हम इसको कहीं पे नॉट कर देते हैं, बांध देते हैं, तो ये जो इसकी टेंशन है वो थ्रू आउट सेम नहीं रहती है. देन वी हैव थ्रस्ट. थ्रस्ट के बाद जब आती है तो हम स्ट्रिंग नहीं लेते, हम लोग रॉड लेते हैं, बिकॉज देयर इज अ पुल. व्हेन अ लाइट रॉड इज़ यूज टू एक्सर्ट अ पुल, जब हम एक लाइट रॉड को यूज़ करते हैं टू एक्सर्ट अ पुल, इट बिहेव्स इन द सेम वे एज अ लाइट स्ट्रिंग. हाउएवर व्हेन द रॉड इज़ यूज टू एक्सर्ट अ पुश, अगर हम इसको पुश के लिए यूज़ करते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हैंड एंड द बॉडी आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द बॉडी एंड द हैंड एंड नॉट अवे फ्रॉम दैम. तो वो कहाँ पर डायरेक्ट होती है, टूवर्ड्स. इसीलिए आप लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब आपने टेंशन की बात की थी पीछे, तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया था कि जो टेंशन के केस में जो फोर्स होता है, दैट इज़, दोनों टेंशन्स जो हैं दैट इज़ अबाउट आउटसाइड, आउटर, बाहर की तरफ. लेकिन जब हम बात करते हैं थ्रस्ट की, तो जो इसके अंदर थ्रस्ट होता है दैट इज़ इनवर्ड. इसीलिए आप क्या कहेंगे, यहाँ पर हमने देख रखा है, जब हम व्हेन द रॉड इज़ यूज टू एक्सर्ट अ पुश, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हैंड एंड द बॉडी आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द बॉडी एंड द हैंड एंड नॉट अवे फ्रॉम दैम. हेंस thrust acts always in a direction converging to the body under consideration and that's along the rod. तो इसीलिए ये ऐसा होता है, जैसे फिगर में भी, फिगर 7 में आपको शो कर रखा है. अगर आप इसकी डायरेक्शंस को देखेंगे देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. अब हमने टेंशन की बात की थी इलास्टिक स्ट्रिंग में, तो व्हाट इज़ अ टेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग. सबसे पहले, when one end of an elastic string or spring is fixed, spring तो आप सभी ने देखा है, स्प्रिंग बैलेंस भी देखा होगा लैब्स में, नहीं तो आपके पेन में भी स्प्रिंग होता है. तो स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, एक इलास्टिक स्ट्रिंग बोल देते हैं. वाई, बिकॉज अगर आप देखोगे स्प्रिंग को आप थोड़ा सा खींचते हो और छोड़ देते हो तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. इसीलिए हम उसको इलास्टिक स्ट्रिंग बोलते हैं, बिकॉज इट बिहेव्स इन इलास्टिसिटी. उसका बिहेवियर जो है वो इलास्टिक बिहेवियर है. इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से गेन कर लेता है. देन द स्ट्रिंग एक्सटेंड. तो इसके अंदर अब हमारे पास टेंशन के लिए क्या दे रखा है, दिस इज गवर्न्ड बाय द हुक्स लॉ. अब टेंशन की बात आते ही हम लोग हुक्स लॉ को पढ़ते हैं. हुक्स लॉ क्या है, द टेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग में जो भी टेंशन है दैट इज प्रपोर्शन टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल लेंथ. मतलब उसमें जितनी भी एक्सटेंशन आएगी, अब उसकी एक ओरिजिनल लेंथ है, अगर उससे आगे हम उसको खींचेंगे तो वो एक्सटेंशन बोली जाएगी. तो जितनी भी उसके अंदर एक्सटेंशन आएगी, तो एज पर हुक्स लॉ द टेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग में जो भी टेंशन है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल है. अब जब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा हुआ है एंड दैट कांस्टेंट इज लैम्डा.
किससे डिनोट कर रखा है, लैम्डा, एंड दिस इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसके ये जितने भी नाम हैं, हुक्स लॉ एंड दिस लैम्डा इज कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपको पता होने चाहिए। और अगर आप देखो यहाँ पर तो एक्स को हमने डिनोट किया है, एक्स इज द extension, x is the extension in the string and l is the original length of the string, और l क्या है, जितनी उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। नाउ corollary, if x is equal to l, अगर हम स्ट्रिंग को, जितना स्ट्रिंग है, मान लो द स्ट्रिंग इज 2 सेंटीमीटर्स, हमने उसको 2 सेंटीमीटर ही और एक्सटेंड कर दिया, तो हमने क्या किया, हमने एक्सटेंशन और ओरिजिनल लेंथ जो थी वो बराबर हो गई ना। सो इफ x इज इक्वल टू l, देन क्या होगा, x एंड l विल कैंसल ईच अदर इन दिस फॉर्मूला, और t इज इक्वल टू लैम्डा। दस द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द टेंशन, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो टेंशन के बराबर हो जाएगी, विच एक्सटेंड्स द स्ट्रिंग टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, हमने उसको उतना ही बढ़ा दिया, तो कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, और कैसी हो गई, डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को उसकी डबल लेंथ तक ले जाते हैं, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज इक्वल टू द टेंशन। इसके आगे हमारे पास है, सो दिस इज़ अबाउट द टेंशन। इसके आगे हमारे पास जो आएगा वो हमारा आगे का चैप्टर स्टार्ट होगा। यहाँ तक करने के बाद हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिव्यू चैप्टर। अब आप जान चुके हैं कि हम इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम इस बुक में उन बॉडीज़ से डील करेंगे विच आर एट रेस्ट, और उसके अंदर हम टेंशन का भी देखेंगे, स्ट्रिंग्स की भी आएंगे, इलास्टिक स्ट्रिंग्स, जिसके अंदर हम टेंशन की भी बात करेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है टेंशन का। सो आई थिंक यू हैव इन्जॉयड टुडेज़ क्लास, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हों तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल सॉल्व योर क्वेरीज रिगार्डिंग द रिव्यू चैप्टर, एंड वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, जो है फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। सो थैंक यू ऑल